भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, आत्मवादी संस्कृति है, गुणों की संस्कृति है, मूल्यों की संस्कृति है। इसीलिए भारत को धर्म गुरु देश कहा जाता है। भारत ने हमेशा हमेशा जब विश्व के अंदर जब कोई भी दिक्कत आई है, चाहे युद्ध की स्थिति आई है, चाहे शांति आई है, अमन चैन बनाने के लिए अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका बनाई है। और अहम भूमिका के अंदर पंचशील, अहिंसा, योग ऐसे विषयों के माध्यम से उन्होंने विश्व को बताया कि मानव जाति एक है, सारा वसुधैव कुटुंबकम है और सभी हम एक ईश्वर की संतान हैं। इसका कारण यह है कि हमारी संस्कृति के अंदर चरित्र को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, ईश्वर को स्थान दिया गया है, अध्यात्म को स्थान दिया गया है। हम केवल भौतिक जगत की बात नहीं करते हैं, भौतिक जगत के साथ साथ में आध्यात्मिक जगत को भी रखते हैं और दोनों जगत का हम संतुलन बिठाते हैं। व्यवहार में भी हम कुशल हैं और साथ साथ में अंतर का जो हमारा आलोक है, भीतर का जगत है, उसमें भी हम गोते लगाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और इस चराचर जगत को बनाने वाली हमारी जो प्रकृति माँ है उसके प्रति हम समर्पित रहते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी हम गोद के अंदर रहते हैं और उसके नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है कि चरित्र के अंदर कोई दाग है, वह व्यक्ति पूजनीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, उस व्यक्ति की निंदा की जाती है, उस व्यक्ति को समाज में कोई स्थान नहीं मिलता है और सबसे ऊंचा स्थान चरित्र को दिया जाता है। हमारे पुराने इतिहास को उठा करके देखें, हम महाभारत और रामायण को उठा करके देखें और वहां पर जो वशिष्ठ जैसे जो है गुरु हुआ करते थे राम के और दशरथ के, तो वो गुरु जो है उनका स्थान जो है राजा से ऊपर रहता था, क्योंकि वो सन्यासी थे, उनका चरित्र सबसे ऊंचा होता था, वे परमात्मा के रूप होते थे, वह कंचन कामिनी के त्यागी होते थे, इसीलिए उनकी हर बात की तवज्जो दी जाती थी। और कोई भी ऐसा महनीय विषय होता था जिसके ऊपर की क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करनी होती थी, उसमें गुरु की आज्ञा ली जाती थी, उसमें गुरु का परामर्श लिया जाता था, गुरु का आशीर्वाद लिया जाता था और गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया जाता था। क्यों? कि वो चरित्रवान व्यक्ति थे। आज हम चुनाव की पद्धति को देखें कि भारत जो है एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, विश्व की 20% की आबादी हम खुद है, यानी विश्व का हर 5वां व्यक्ति वो भारतीय है। उतने बड़े लोकतंत्र के अंदर जो हमारे सीटों का चयन किया जाता है, जो टिकट दिया जाता है, चरित्रवान व्यक्ति को दिया जाता है और समाज के अंदर किसी व्यक्ति को आगे लाया जाता है, किसी का सम्मान किया जाता है, उसके अंदर सरकार सबसे पहले ये देखती है ये व्यक्ति चरित्र हनन वाला तो नहीं है, चरित्रहीन तो नहीं है, इस पर कोई अपराध के केस तो नहीं है और इसके अंदर किसी तरह का दाग तो नहीं है, इसकी छवि अस्वच्छ तो नहीं है, स्वच्छ छवि वाले को स्थान दिया जाता है। कहीं भी बात करें, देखिए हम स्कूल के अंदर जब पढ़ते थे हमें करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता था, बिना करेक्टर सर्टिफिकेट के आगे एडमिशन कॉलेज में नहीं होता था। आज भी यह प्रथा है कि व्यक्ति ने ज्ञान तो बहुत कर लिया, ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, परंतु ज्ञानी से आगे जाकर के जो विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञानी होना बड़ी बात होती है। विद्वान तो पढ़ करके कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष वह होता है जो चरित्रवान होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, पंडित होता है, वह कभी चरित्र का हनन नहीं करता, वो चरित्र पर दाग नहीं लगाता, अपनी चादर को हमेशा उज्जवल रखता है, हर वक्त चिंतन करता है कि मेरी इस चादर की भी सफेद चादर के ऊपर किसी का दाग न लगे, चरित्रहीनता का दाग न लगे। आज हम देखें तो हम जो सिनेरियो को देखें तो आज हमारे सबसे धार्मिक कहे जाने बड़े बड़े बाबा लोग जो कि करोड़पति है, अरबपति है और कई तो बाबा लोग कंचन कामिनी भी रखते हैं और करोड़ों की उनकी जायदाद है, उनके बड़ा बैंक बैलेंस है, वो मठाधीश है और वह
चरित्र हनन का, रेप का वगैरह ऐसे घृणित कार्य करते हैं, तो घृणित कार्य करने के बाद के अंदर वो समाज की नजर से गिर जाते हैं और उनको जेल के सलीकों के पीछे रहना पड़ता है। ऐसे बहुत से बाबा है, किन किन किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो कि आज की वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चरित्रहीनता का कार्य किया। इसलिए जो व्यक्ति उच्च पद पर जाता है, उच्च बनता है और जिसको सम्मानीय बनता है, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कैरेक्टर पे, मेरे चरित्र पे कोई तरह का दाग न लगे। अब देखते हैं चरित्रहीनता किस प्रकार होती है, कितने तरीके होती है। एक तो चरित्रहीनता होती है कि किसी भी नर का मादा से जो है अनर्गल व्यवहार होना। सोदार संतोष की हमारे यहाँ व्यवस्था है। अगर कोई वस्ती गृहस्थी है तो वह व्यक्ति एक पत्नी रख सकता है, उसी का नाम विवाह है और उसी का नाम परिवार है। उसके साथ में सोदार संतोष करे कि एक पत्नी अपने पति के साथ में और एक पति अपने पत्नी के साथ के अंदर जो भी उसकी काम की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति करे, और विश्व की समस्त नारियों को अपनी बेटी, बहन, माता, दादी, नानी के रूप में देखे और उसके रूप में उसका सम्मान करे। यह होता है चरित्र का एक अंग, चरित्र का एक घटक। दूसरा चरित्र का जो मुख्य अंग है, ईमानदारी। व्यक्ति अगर सरकार के अंदर है, मिनिस्टर के अंदर वो घोटाले करता है, तो ये चरित्रहीनता का बड़ा जो लक्षण है। कोई बड़ा अफसर है, वो घूस लेता है, 2 नंबर की कमाई करता है, ये चरित्रहीनता है। कोई ठेकेदार है, पैसे देकर के या पैसे लेकर के वो काम खराब करता है, पुल गिरा देता है, सड़क खराब कर देता है, बेईमानी करता है, ये सब चरित्रहीनता के लक्षण हैं। और उसके बाद के अंदर ऐसा व्यक्ति जो हमेशा घृणित होता है, वो समाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। केवल अपने एक व्यक्ति और कुछ ही लोगों के स्वार्थ के लिए हमारा समाज बदनाम होता है और कितने लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। देखिए, एक ठेकेदार और इंजीनियर है, दोनों ने साठ गांठ करके, चरित्रहीनता करके, बेईमानी करके कोई भी पुल बनाया और आने वाले समय में पुल ढह जाता है, तो कितने लोगों का जो कहना हादसा होता है, कितने लोगों को दहशत होती है, कितने लोगों को परेशानी होती है। लाभान्वित तो ये 2 लोग हुए या 2 परिवार हुए, लेकिन कितने लोग बर्बाद हुए, कितने लोगों को तकलीफ हुई, ये सोचने की बात होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने चरित्र को अपने देश का चरित्र मानना चाहिए।